बॉम्ब साइक्लोन तक पहुंचेंगे ना, वो तो आप मैं ही बता दूंगा आपको, आप मुझे बता नहीं पड़ोगे, ठीक है। कल हमने कहाँ तक खत्म किया था? कल हमने ये चीज़ खत्म कर ली थी कि ओशन का टेम्परेचर कैसा होता है, ओशन में सैलिनिटी कैसी होती है, आपका जो ठंडा पानी होता है उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। ठंडे पानी की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी कम और गर्म पानी की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा। फिर सेम लैटिट्यूड में अगर आपका ओशन वाटर है तो ओपन सी अगर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर रिलेटिवली कम होगा, है ना। और अगर कोई एनक्लोज सी सरफेस है वहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है उसी ओशन वाटर का वो क्या होगा, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमने मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था टाइड्स कैसे आती हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी टाइडल रेंज वाला एरिया कौन सा है, तो हमने क्या देखा था, बे ऑफ फुंडी, है ना, जो कि कहाँ पर था, ऑफ द कोस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, कनाडा। और वहाँ पर एक आइलैंड था जिसका नाम था नोवा स्कोटिया, ठीक है, जो कि कनाडा का हिस्सा है। और इंडिया में हमने देखा तो कहाँ पर आएगा, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। फिर और क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और उसमें क्या बताया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम देख रहे थे, तो सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर देखा। और ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पोल्स पे 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पे ज़्यादा है। उसके पीछे की वजह है वो भी आपको बताया था, ठीक है, कि पोल्स पे आपकी क्या होती है, हवा सिंक करती है, ठंडी होती है, और इक्वेटर पे गर्म होती है तो हवा राइज करती है, उसकी वजह से हवा जो है ऊपर तक चलती है, जाती है, ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना, जहाँ पर हाइट के साथ आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। उसके ऊपर की हमने लेयर्स को देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, फिर हमने हाँ अगर आप नॉर्मल आपका होना क्या चाहिए कि अगर आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन में अगर आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, इन्वर्जन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, जबकि अगर आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है कहीं पे, तो अगर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्योंकि इस ट्रोपोस्फेयर में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ट्रोपोपॉज तक, तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। और जैसे ही आपका स्ट्रेटोस्फेयर आएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में आप जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। देखा था आपने कल, हमने एक फोटो भी देखी थी जहां पे साइड में टेम्परेचर लिखा हुआ था, देखा था ना आपने, देखा था। वो फोटो कहां से है, रुको एक मिनट, छोड़ो, हमने देखा था कल, ठीक है ना, आप घर जाके देख लेना, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन के मैं आपको 2-3 और एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। कल एक फॉग वाली कंडीशन आपको बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, और एक आपको वैली इफेक्ट के बारे में पता है, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें हम आज देखेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी के जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, अर्थ का हीट बजट, अर्थ का क्या, हीट बजट, ठीक है। अर्थ एनर्जी बजट बोलो यार आप, या बोलो अर्थ का हीट बजट, जिसकी हमने शुरुआत कल ही कर दी थी। उसकी शुरुआत जब हमने कल की थी तो एक चीज मैंने आपको बोली थी कि अर्थ की जो रेज, सन की जो रेज अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है, वो कैसे आती हैं, शॉर्ट लेंथ वाली, ठीक है। शॉर्ट लेंथ रेडिएशन की तरफ से वो हमारे अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो उस एनर्जी को क्या करेगी, कुछ एब्जॉर्ब करेगी, कुछ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। तो जब वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी तो उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरह उसको वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारी अर्थ की जो ट्रोपोस्फेयर में हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और उसकी वजह से आपका जो है टेम्परेचर एक मीन टेम्परेचर जो है अर्थ का बना रहता है। क्योंकि अगर आप बोलो कि धरती पे सारी चीजें अर्थ मतलब सूरज से आने वाली रेस को रिफ्लेक्ट ही करती रहेंगी, ठीक है, तो फिर तो जितनी सुबह आई रात को उतनी रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप बोलो कि एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, जैसे सेम सवाल अगर मैं आपको बोलूं कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, ठीक है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो क्या उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, नहीं बचेगा, है ना। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर अर्थ का
एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दिन में तो खूब जो है सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ेंगी, जब वो वापस से रिफ्लेक्ट करेंगी तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, है कि नहीं है? फिर तो एक मीन टेम्परेचर अर्थ का बनेगा ही नहीं, जो उसको गर्म रहने के लिए जो उसका 15 डिग्री के अराउंड अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर की जरूरत है। ठीक है, वही जो ग्रीन हाउस गैसेज है वही तो आपकी आउटगोइंग रेज में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये फोटो आपको एक बारी देखते हैं कि क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक जगह सूरज है, वहां पे कह रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी 100%। ठीक है, नीचे वही उसकी कंटिन्यूएशन एब्जॉर्ब्ड बाय लैंड एंड ओशंस 51%। ठीक है, जो ऊपर से आ रही है उसमें से आप देखो 5% रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब आएगी तब भी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना। ठीक है, तो 5% 6% रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद 20% रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, फिर 4% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर साइड में ये आउटगोइंग रेड कलर में आपको दिखा रहा है, तो बोल रहा है कि 6% रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और ये यहाँ पर 64% लिख रहा है रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है, तो एक तरफ से आपकी सूरज की जो किरणें हैं वो अर्थ की तरफ पड़ रही हैं, और दूसरी जगह क्या हो रहा है? कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है। ड्यू किसकी वजह से? कुछ अर्थ की सरफेस की वजह से, कुछ क्लाउड्स, कुछ आपके एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो इधर कोई जानने की कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या? नहीं भाई, जानने की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ जाननी है जिसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो इफेक्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो इफेक्ट। अभी एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो आपको पता है? पता ही होगा एल्बिडो। ठीक है, तो एल्बिडो क्या होता है? कितनी ज़्यादा आपकी सोलर रेडिएशन कोई ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा सोलर रेडिएशन आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ का एल्बिडो। ठीक है, उसको बोलते हैं उस चीज़ का एल्बिडो। ठीक है, कि अगर आप ऐसे बोलो कि द अमाउंट ऑफ, ऐसा अब लिखो, मैं बताता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस, the amount of solar radiations reflected back, the amount of solar radiations reflected back by any object to the amount of solar radiation falling on it. ठीक है, to the amount of solar radiation falling on it is known as its albedo, its albedo। ठीक है, जैसे अगर 100% अगर आपकी किसी के ऊपर गिर रही है सोलर रेडिएशन, तो उसमें से उसका कितना % जो है आपका वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इस फोटो में से देखो, तो अभी आप ऐसे भी तुक्का भी मारोगे तो आपको क्या पता चलेगा किस चीज़ का एल्बिडो? आपने नॉर्मली पढ़ा है केमिस्ट्री की क्लास में या साइंस की क्लास में, एक होता था जिसको बोलते थे ब्लैक बॉडी इफेक्ट, है ना? क्या बोलते थे? ब्लैक बॉडी इफेक्ट, है ना? तो एक अगर कोई चीज़ जो है काले रंग की है तो वो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और कोई चीज़ जो है जो व्हाइट कलर की होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो आप इस फोटो को ज़रा देखो और ये आपको कुछ दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है ऊपर से आ रही है सोलर रेडिएशन। ठीक है, ऊपर से आ रही है सोलर रेडिएशन, ऊपर आपका है आइस कैप, नीचे आपका ग्लेशियर, फिर लेक आइस, तो फिर नीचे, मतलब ये बेसिकली स्नो से रिलेटेड फोटो है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि एक डार्क कमरे का एल्बिडो ज़्यादा होगा या फिर किसी जहाँ पर बर्फ पड़ा है एक स्नोई माउंटेन का, तो आप क्या बोलोगे किसका एल्बिडो ज़्यादा है? जहाँ पर स्नोई माउंटेन है ना? ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वाइट है। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसीलिए आप किसी बर्फ वाली जगह पे जाते हो तो आंखें चमकती हैं, है ना? सही बात है, तो आपको चश्मा वश्मा पहनना पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, और नॉर्मल आप किसी भी जगह पे चलोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? एल्बिडो। तो एल्बिडो किसका ज़्यादा होगा? स्नो वाले एरिया का ज़्यादा होगा, और नॉर्मल आपका जो होता है जैसे सिटी एरिया या फिर जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर आपका जो एल्बिडो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्मल सिटीज़ जहाँ पर बहुत सारा
इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एल्बिडो कम है, उसी की वजह से हीट यहाँ पर आके क्या होती है, ट्रैप हो जाती है ना, और ट्रैप हो जाती है और उसी से आपके बनते हैं अर्बन हीट आइलैंड, है ना, ठीक है, उसी से आपके क्या बनते हैं अर्बन हीट आइलैंड, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो अर्बन हीट आइलैंड के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपने खुद भी देखा, मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी भी सिटी वाले एरिया में कहीं बाहर से एंटर करो, ठीक है, बाहर से एंटर मतलब किसी एग्रीकल्चर लैंड से आप जो है धीरे धीरे करके जैसे सिटी में आने लगते हो, तो जो ओपन स्पेस होती है वहां पर टेम्परेचर क्या होता है आपका, ठंडा होता है, ठीक है, और जैसे आप सिटी में एंटर करते हो तो आपको कुछ फील होने लग जाता है कि यार कि यहाँ पे थोड़ी जो है गर्मी फील हो रही है, क्यों, एयर जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाती है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, एल्बिडो, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज आपको बता रहा है, एक कॉन्सेप्ट जिसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे हमने ओशनोग्राफी में पढ़ा था मूवमेंट ऑफ दी ओशन वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ दी ओशन वाटर, और उसमें हमने देखा था कि एक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा, ठीक है। तो जिस चीज को मैंने बोला था उसमें वर्टिकल मोशन, उसका क्या एग्जांपल था, अपवेलिंग डाउनवेलिंग और टाइड्स, ठीक है, अपवेलिंग डाउनवेलिंग और टाइड्स। और जिस चीज को मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल मोशन, और उसमें मैंने कहा था वेव्स और ओशन करंट, वैसे ही यहां पर क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा, क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। अभी एयर का मूवमेंट होगा तो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है वर्टिकल, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकली आपकी एयर ऊपर राइज कर रही है या नीचे डिसेंड कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। और अगर आपकी एयर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन, क्या बोलते हैं, एडवेक्शन, ठीक है। तो आप लिखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ऐसे करके लिखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज एडवेक्शन, और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन तो नॉर्मली आपको पता ही है, कन्वेक्शन सेल थ्योरी ये देखी थी हमने, हमें पता है कि नीचे का जो मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वर्टिकल मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो लिक्विड के केस में भी कन्वेक्शन होता है और गैस के केस में भी आपका कन्वेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फोटो आपको जरा आप देखो क्या बता रहा है, ये फोटो आप देखो आपको क्या बता रहा है, दो जगह लिखा है वार्म एडवेक्शन, वार्म कन्वेक्शन, और दो जगह लिखा है कोल्ड एडवेक्शन और कोल्ड कन्वेक्शन लिखा है। तो एक बार जरा एडवेक्शन पहले देखते हैं, एक जगह लिखा है कोल्ड एडवेक्शन, मतलब कहीं से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ठंडी हवा कहीं पे ट्रेवल कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और एक जगह लिखा है कोल्ड कन्वेक्शन, मतलब एयर जो है वो भारी हो गई है, ऊपर से नीचे की तरफ सिंक कर रही है, डिसेंड कर रही है, ठीक है, सही बात है। आप देखो ना, कभी भी होगा क्या, अगर यहाँ पे ऊपर ठंडी एयर थी, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ऊपर क्या है कोल्ड एयर, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तब नीचे की तरफ आएगी तो फिर वापस से सरफेस के लेवल पे आधी इधर बटेगी आधी इधर बटेगी, ऐसी जाएगी ना। अगर ऊपर कोल्ड एयर थी और अगर ऊपर कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर ऊपर होगा या नीचे होगा, देखो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ कोल्ड एयर है ऊपर, तो इधर हाई प्रेशर होगा या यहाँ हाई प्रेशर होगा, ऊपर ही होगा। अगर ऊपर कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर कहाँ होगा, ऊपर, तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी और दूसरा क्या है, भारी होगी है, नीचे की तरफ सिंक करेगी, नॉर्मली एसी वाला फिनोमिना, ठीक है। तो ऊपर से जब ऊपर आपका हाई प्रेशर बन गया है, नीचे आपका क्या बन गया है, लो प्रेशर एरिया, एयर आपकी नीचे की तरफ सिंक करेगी, तो जैसे सरफेस को टकराएगी तो बट जाएगी, आधी इधर की तरफ जाएगी आधी इधर की तरफ जाएगी। तो आप देखो ऊपर से अगर कन्वेक्शन से कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक की है तो कोल्ड एक एडवेक्शन हुआ है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपको साइकिल दिखाया तो ये यहाँ दिखाया, ये इसका एक यहाँ पर भी बन रहा होगा, ऐसे एक्चुअल में फोटो ऐसी होगी, ठीक है, ठीक है।
तो ऊपर से कोल्ड कन्वेक्शन हुआ है, नीचे की तरफ आपका क्या हुआ, कोल्ड एडवेक्शन, ठीक है, कोल्ड एडवेक्शन। फिर वहां नीचे लिखा है वार्म कन्वेक्शन, ठीक है। तो एक तो चीज हो सकती है नॉर्मली कि आपकी जो है सूरज पड़ रहा था, सनलाइट ज्यादा है, एयर क्या होगी, वार्म होगी और ऊपर की तरफ राइज कर रही है, एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ठीक है। तो एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। एक तो वैसे आपका कन्वेक्शन बन सकता है और दूसरा आपका कन्वेक्शन बनता है फोर्सफुल कन्वेक्शन, जिसको अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल, जहां पे फ्रंट्स बनते हैं आपके, ठीक है, जहां पे कोल्ड एयर जो होती है वो फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट करती है किसी वार्म एयर के वॉल्यूम का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे फ्रंट क्रिएट हुआ है, फ्रंटल साइक्लोन या जो भी आपका भी ये बॉम्ब साइक्लोन वगैरह चल रहा है, ये सारे आपके क्या है, फ्रंटल साइक्लोन्स या फिर एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। तो इन सबका फिनोमिना यही है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी के लिए आप क्या ध्यान में रखो कि वर्टिकल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट क्या कहलाती है, कन्वेक्शन, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या कहलाती है, एडवेक्शन। यहां के लिए बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सोलर जो रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ रही है उसमें से कुछ हिस्सा आपका आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, आने से पहले वो जो आ रही है और येलो कलर में ही रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब आने से पहले अर्थ सरफेस में आने से पहले ही ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गया है। फिर कुछ आई नीचे एब्जॉर्ब हुई येलो वाली, और बाकी अंदर आके जो है जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रेड कलर की है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा क्या होता है, एल्बिडो, और एल्बिडो को मैंने क्या बोला कि कितनी ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की क्षमता है सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करने की, वो उसका एल्बिडो कहलाता है। और किसी चीज का एल्बिडो ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन को, जैसे कि स्नो एरिया, ठीक है। और स्नो के कंपैरिजन में आपके अर्बन हीट आइलैंड की फॉर्मेशन यहाँ पर होना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपका एक तो डार्क कलर का होगा ना, है कि नहीं, और कंक्रीट क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है। ये भी समझ आ गया। मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट चीज ये नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, छोड़ो उधर छोड़ो, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो इस फोटो को समझने के लिए पहले एक चीज देखो, आप यहाँ पे देखो, एक कंडीशन होगी जिसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, ठीक है। इस फोटो में आपको वही दिखाना चाह रहा है, लेकिन फोटो से आपको समझ आए ना आए मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। छोड़ो, या आप इधर जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। मानो ये क्या है आपका, मानो ये आपका क्या है, लैंड, ये आपका लैंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सूरज, और इसकी यहाँ पे सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, तो इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, है ना। आप बोलोगे एयर क्या होगी, वार्म, एयर वार्म है, और इसके आगे पीछे के जो हवा है उससे क्या होगी, ये गरम, गरम एयर होगी, एक्सपैंड होगी, ये लाइट होगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, ट्रेवल, ऊपर की तरफ राइज करेगी, है ना। गर्म हवा जो होती है ऊपर की तरफ राइज करती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ तो ये एरिया जहां पर है ये लैंड का एरिया है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, मतलब क्या है, ड्राई एरिया, ठीक है, क्या है, ड्राई एरिया, मानो कोई लैंड का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे एयर अगर ऊपर राइज कर रही है, और नॉर्मली आपको क्या पता है, जैसे मानो ये आपका, मैं बना लेता हूँ, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहा है ना ये सारी चीजें, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है, एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। अब मानो पहली कंडीशन की ये, यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर होगा डिक्रीज, एयर वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसर होता जाएगा। क्लाउड की फॉर्मेशन इसको करनी है आप, ठीक है, क्या करनी है, क्लाउड की फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड की फॉर्मेशन करनी है, ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, तो कब तक राइज होगा, तब तक राइज होगा जब तक इस एयर वॉल्यूम का जो
जो एयर वॉल्यूम ऊपर राइज कर रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग से कम। जब तक इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है, कम है, तब तक ये क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, हाँ ज़्यादा सॉरी, एयर आपकी वार्म हो गई है, एयर आपकी वार्म हो गई है, और वार्म एयर क्या कर रही है, ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ठीक है, और वार्म एयर आपकी तब तक ऊपर राइज करेगी जब तक क्या होगा, बराबर ना हो जाए आगे। ठीक है, आगे पीछे क्या है, कोल्ड एयर। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि आपका जो हॉट एयर का बैलून होता है, ठीक है, हॉट एयर बैलून में आप क्या डालते हो, सुपर हीटेड एयर, है ना। हॉट एयर बैलून जो आप खरीदते हो ना, उसमें क्या होती है, सुपर हीटेड एयर, और एयर क्या होती है, गर्म होती है, और क्या होती है, लाइटर होती है। और आगे पीछे का जब हम बाहर उसको लेके घूमते हैं तो बाहर आपका क्या होती है, ठंडी एयर। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो आपका है बलून जो है ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, और यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर है, तो धीरे धीरे करके ठंडी होगी, और जब इसका बराबरी हो जाएगी, ठीक है, जितना बाहर है उतना ही उसके, जितना बाहर टेम्परेचर है और जितना इस वॉल्यूम का टेम्परेचर है, जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद ये राइज करना बंद कर देगी। और उसके बाद इतना अगर कंडेंस हो गया होगा तो क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब पहली कंडीशन में क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इस एरिया में आपका मॉइस्चर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाउड बनेंगे वो बारिश नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, वो क्लाउड आपके बारिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो क्लाउड आपके बारिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी क्या बताती है, इनस्टेबिलिटी की वो कंडीशन है जहां पर आपकी होती है रेनफॉल। ठीक है, इनस्टेबिलिटी वो कंडीशन होती है जहां पर आपकी होती है रेनफॉल, और स्टेबिलिटी की कंडीशन वो है जहां पर आपकी रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे करके लिखो कि इनस्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल। ठीक है, इनस्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल। ठीक है, और स्टेबिलिटी मतलब नो रेनफॉल। ठीक है, तो आप देखो कि ऐसी कंडीशन जहां पर ये पहले तो ये तो ड्राई चल रहा था। ठीक है, अब मानो क्या हो रहा है कि यही ऐसे ही नॉर्मल चीज हो रही है, लेकिन कहीं पर वाटर बॉडी है, और या फिर गर्मियों के दिन है, कोई बहुत ह्यूमिड कंडीशन है। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन है और हवा में बहुत सारे क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, अब हवा में वाटर वेपर है तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होंगे, कंडेंस। तो फिर वो जब ऊपर जाएंगे तो वो एक टाइप के क्या बन जाते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड। ठीक है, अभी ये क्या थे, ये रेन बियरिंग क्लाउड नहीं थे, क्योंकि ड्राई था, अंदर मॉइस्चर नहीं था। ठीक है, तो जो क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है वो कौन से वाले हैं, जो गरजते हैं, जो कि बरसते नहीं है। ठीक है, जो आवाज करते हैं गड़गड़ गड़गड़, लेकिन उसमें से बारिश नहीं निकलती। ठीक है, और जब उसके अंदर ठीक ठाक मॉइस्चर होगा तो ऊपर जाके कंडेंस होगा तो रेनफॉल करेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे मॉइस्चर है और आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऊपर जाके कंडेंस होंगे तो क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। कब तक आपकी बारिश नहीं होती, जब तक एक सैचुरेशन है। ठीक है, एक सैचुरेशन है कि उसकी अब उस बादल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो फुल रीच कर चुकी है। अब उसमें और कुछ भी थोड़ा सा भी एडिशन करोगे पानी का तो क्या होगा, अब वो होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कंडीशन है जब आपकी बारिश होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो, समझ आ रही है नॉर्मली। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज आप देखो, ये क्या हो गया, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो क्या होगी, कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। ऐसी अगर कोई कंडीशन हो रही है तो क्या है, कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कौन सी वाली होगी, इसके ऑपोजिट में कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी वहां होगी जहां पर आपका क्या हो रहा है, ड्राई एयर। क्या मतलब, इसी में आप कह रहे हो ड्राई एयर वाला, नहीं, ये नहीं। ठीक है, क्लाउड ये वाला नहीं है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली एग्जांपल दी, ये मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देने की कोशिश की। ठीक है, जो दूसरी वाली आप कंडीशन पढ़ रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, एयर ऊपर ठंडी हो गई है, ऊपर क्या हो गई है, एयर ठंडी, और ठंडी एयर जब नीचे डिसेंड करेगी, जैसे मैं आपको भी यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो दिख रही है आपको, ये फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, ये है तो वैसे नॉर्मली फ्रंटल रेनफॉल का कंडीशन, लेकिन नॉर्मली आप समझने की कोशिश करो, अगर कहीं से ठंडी हवा नीचे की तरफ सिंक कर रही है, ठंडी हवा नीचे की तरफ सिंक कर रही है तो क्या करती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं करती है नॉर्मली। अभी वहां तक मत जाना। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मली कहने का क्या मतलब है,
कि अगर ठंडी हवा नीचे सिंक कर रही है और इवेपोरेशन नहीं हो रही है तो वहां पर रेनफॉल नहीं होती है और वहां पर स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। ठीक है, ठीक है। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो ऐसा होने के लिए सामने कहीं वार्म एयर का भी फ्रंट होना चाहिए। ठीक है, वो फ्रंट का एग्जांपल है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। नॉर्मल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बारिश हो रही है तो आपकी कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, ये देखो जैसे बता रहा है एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो एक होगा आपका मीन एडियाबैटिक लैप्स रेट, एक होगा आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, और एक होगा आपका वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां लिखा है कि नहीं लिखा है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपका क्या होता है? मीन एडियाबैटिक लैप्स रेट। मतलब अगर आपका कोई एयर का वॉल्यूम ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो पर 1 किलोमीटर जाने में उसमें 6 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ आ रही है? एयर का वॉल्यूम कोई ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है, तो अगर एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका 6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखता हूं, एडियाबैटिक लैप्स रेट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपका एयर का कोई वॉल्यूम ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो 1 किलोमीटर चलने पे उस पर 6 डिग्री का डिग्रीज आपको टेम्परेचर का देखने का मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है ये मीन आपके एडियाबैटिक लैप्स रेट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्यों होते हैं? आप देखो, जो आपका इसी वाली कंडीशन में आप देखो, ठीक है, एक कंडीशन थी जिसमें क्या था? एक कंडीशन थी जिसमें मॉइस्चर था, ठीक है, और एक कंडीशन थी जिसमें मॉइस्चर नहीं था। ठीक है, जिस कंडीशन में आपके मॉइस्चर था मतलब खूब सारे क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आपकी हवा में होंगे और अगर वो राइज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? 6 डिग्री का आपको 1 किलोमीटर चलने पे 6 डिग्री का आपको डिफरेंस उसमें शो करने को नहीं मिलता है, इससे कम शो करने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका जितने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट होंगे ना उतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे वो। ठीक है, तो इतना ज्यादा जल्दी से जो है टेम्परेचर में उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो आपका ड्राई एकदम होगा जिसके अंदर बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे, ठीक है, वो जैसे ही ऊपर राइज करेगा तो बहुत ज्यादा अचानक से उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट नहीं है वो हीट अब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ठीक है, एकदम क्या है? ड्राई है। ठीक है, तो ड्राई जो भी चीज ऊपर की तरफ उठेगी, तो जैसे क्या है, जो आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो होता है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, कि 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया तो 10 डिग्री सेल्सियस का उसमें आपको चेंज देखने को मिल गया, क्योंकि यहां पर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जबकि जो आपका वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, वो आपका होता है अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बात समझ आ गई? कोई इसमें डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो, बोलो बोलो। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बोलो। 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मतलब ये क्या है? क्या एवरेज लैप्स रेट है ना। अभी जब भी कभी आपके क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो अब इतना सटीक नहीं होना, बता सकते हो कि इसमें एक भी वाटर का ड्रॉपलेट नहीं है और एकदम से पूरा ड्राई है या फिर ये एकदम से पूरा वेट है। ठीक है, मतलब एक बीच की कंडीशन बनेगी ना भाई, थोड़ा एवरेज ड्राई है या फिर क्या है, एवरेज उसमें वाटर है कि नहीं है, तो उस हिसाब से एक मीन निकाला है कि अगर कोई मीन होगा तो मीन क्या होगा? 6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है ऊपर जाके उसमें टेम्परेचर का डिक्रीज होता है। जबकि अगर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा तो 4 डिग्री, और अगर एकदम ड्राई होगा तो अराउंड 10 डिग्री तक आपको उसमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है।
ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, ठीक है। पहले वापस एक चीज पे अब मैं आपको लाता हूँ। कल हम एक चीज पढ़ रहे थे, जब हमने क्या कहा था, एयरप्लेन्स वाली एग्जांपल हम देख रहे थे एयरप्लेन्स वाली एग्जांपल देख रहे थे, और हमने क्या देखा था, पैसेंजर आपके जो एयरप्लेन होते हैं वो कहाँ चलते हैं? नहीं, पैसेंजर वाले ट्रोपोस्फेयर में, है ना? पैसेंजर ट्रेन्स जो थे, पैसेंजर प्लेन्स जो थे आपके कहाँ चल रहे थे? ट्रोपोस्फेयर में चल रहे थे, ठीक है। तो और मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रोपोस्फेयर में क्यों चल रहे हैं? नॉर्मल पैसेंजर आपके जो प्लेन्स थे, मैंने कहा था नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में चले जाते हैं, और जैसे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह होती हैं वो उसके लिए आपकी थोड़ी जो है ज़्यादा हाइट लेते हैं और कोशिश करते हैं ट्रोपोपॉज को क्रॉस करें और स्ट्रेटोस्फेयर में चलें, ठीक है। ऐसा क्यों कहने की कोशिश की थी मैंने? मतलब ऐसा जब मैंने आपको कहा था तो कुछ बताया था सामने ना कि ऐसा क्यों? कल बताया था ना, कुछ क्या कहा था? एयर, कल क्या बताया था मैंने आपको? कल मैंने जब आपको ये चीज बताई थी तो क्या कहा था? हाँ, है ना, यही है ना, यही होना चाहिए। क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए चलाते होंगे? क्यों? वर्टिकल विंड नहीं होती, वो तो नॉर्मली एक सवाल यूपीएससी का पुराना, और वर्टिकल विंड नहीं होगी तो ड्रैग कम होगा, ड्रैग कम होगा तो फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट हो जिसका भाड़ा भी बहुत ज़्यादा हो और फिर उस हिसाब से हो, तो उसमें फिर आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक फ्लाइट अब आपने जाना है जम्मू से उठ के दिल्ली तक, तो सीधा आपको स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ा के लेके चले जाएंगे, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा ना बात का, ठीक है, सही बात है। नॉर्मल आप प्लेन देखते हो छत से जा रहा होता है वो, तो ये तो 8 किलोमीटर तक तो आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर, है ना, ठीक है। तो यहीं पर उड़ रहा है ना कहीं आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर आप उसमें ये चीज़ घुसाओ कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पर उसका उतना कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह जो होती है वो दे प्रेफर टू ट्रेवल थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ठीक बात है। ये कल बताया था ना, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं घूम के उसके ऊपर वापस आने वाला हूँ। जैसे ही प्रेशर बेल्ट पे आऊँगा तो उस पर मैं वापस इस टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है तो चलो आगे। ये ग्राफ है, इसको आप इस ग्राफ को घर जाके देख लो, ठीक है। ये आपको एक फोटो दिखा रहा है किसके बारे में? टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। कल हमने एक टेम्परेचर इन्वर्जन देखा था जिसमें हमने कहा था कि एक टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है जो कि क्या है? एक टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है जो क्या था? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर एक टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का जो एग्जाम्पल होता है उसको ये बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वैली इफेक्ट। जिसको क्या बोलते हैं? वैली इफेक्ट। अब ये वैली इफेक्ट आपको फोटो में दिखाना क्या चाह रहा है? साइड में लिखा है कोल्ड एयर ड्रेन्स इनटू द वैली एट नाइट और हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स रेडिएट एस्केप्स इनटू स्पेस एट नाइट। अभी इसको अगर आप नहीं भी समझ आ रहा है तो नॉर्मली आप इधर देखो, ठीक है। अब इधर देखो, मानो कि ये पहाड़ है, ये बीच में वैली और यहाँ पर क्या है? पहाड़, है ना। ये मानो यहाँ पे किसी का घर है, ये घर है किसी का, है ना। अभी क्या है, अगर यहाँ पर आपका सूरज है यहाँ पर क्या है? सूरज। अभी सूरज पड़ेगा तो आपने देखा है कि पहाड़ों में तो जल्दी सुबह जो है सूरज दिन में जल्दी निकल जाता है। पहाड़ों में क्या होता है? जल्दी निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? तो जब ये ऊपर पहले जल्दी है तो सूरज की किरण यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी, यहाँ पर आएगी, थोड़ी धीरे धीरे करके आएगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है, वैली में, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है दिन में जल्दी गर्म हो जाएगी, ये वाली जगह दिन में जल्दी गर्म हो जाएगी। और जैसे जैसे करके सूरज ढलता है, ठीक है, जैसे जैसे करके सूरज ढलेगा तो जो टॉप है ये भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैली में अभी भी सूरज की किरणें पड़ रही होंगी, ऐसा ही है। तो जब ये जगह जल्दी सुबह गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी, ठीक है, जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ की हवा जो होगी वो क्या करेगी? ठंडी होगी और ठंडी हवा क्या करेगी? नीचे डिसेंड करेगी। तो जब जैसे मानो विंटर का सीजन चल रहा है और शाम हो गई, विंटर का सीजन चल रहा है और क्या हो गई?
शाम होगी, तो ये ऊपर की जो टॉप की हवा है वो क्या होगी, ये जल्दी ठंडी होगी एज कम्पेयर टू वैली, तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। ये क्या करेगी, नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, तो ठंडी हवा नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, तो वैली में क्या देगी, चिलिंग इफेक्ट, ठीक है, वैली में क्या देगी, चिलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए वैलीज आर कोल्डर देन माउंटेन्स, ठीक है, वैलीज आर कोल्डर देन माउंटेन टॉप्स, ठीक है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन फिर कैसे हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया कि अगर आप ये ऐसे करके बनाओगे ना, उसमें वो ना फोटो में टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, अगर आप इसका टेम्परेचर नापोगे ना वापस से इस एयर का इनसाइड दिस वैली, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो सरफेस है ना, ये सबसे ज्यादा ठंडी है, ये क्या है, सबसे ज्यादा ठंडी हो गई है, होगी, ये क्या होगी, सबसे ज्यादा ठंडी हो गई होगी, और इसके ऊपर वाली जबकि थोड़ी सी एयर होगी ना, उसका टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर इससे थोड़ा सा वार्म होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि जो एकदम नीचे की तरफ जो डिसेंड हुई है, नीचे एकदम आपकी ठंडी लेयर आ गई है हवा की, और ऊपर वाली लेयर उससे रिलेटिवली वार्म है, और ट्रोपोस्फीयर में आपको पता है ऊपर जाएंगे तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल। समझ आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पक्का, ठीक है, अगर आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। ये आपको एक थर्ड कंडीशन बता रहा है, 3 ही कंडीशन होती है नॉर्मली, आप बुक में पढ़ोगे टेम्परेचर इन्वर्जन की, एक स्ट्रेटोस्फेयर, एक वैली इन्वर्जन और एक फॉर्मेशन ऑफ फॉग, पहली कंडीशन में आपको क्या बता रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन में आपको क्या बता रहा है, ये नीचे क्या बने हैं, काले काले घर है, अच्छा, ये नीचे क्या है, घर, ठीक है, तो आप देखो नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या बता रहा है कि घर के जो साथ वाली लेयर है एकदम, वो क्या है, हॉट है ना, हॉट एयर, नीचे आपका जो फर्श वगैरह वो क्या है, हॉट एयर, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहे हो, और क्या होता है नॉर्मल आपकी कंडीशन, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एयर क्या हो रही है, ठंडी होती जा रही है, कूल एयर, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन में आपको क्या बता रहा है, जैसे सर्दियों के दिन है, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि फॉग की फॉर्मेशन कब होती है, सर्दियों का टाइम, तो टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा सर्दियों का टाइम, ठीक है। अभी जैसे पिछले हफ्ते आपकी खूब फॉग पड़ रही थी, तो क्या है कि क्योंकि अर्थ की प्रॉपर्टी है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो अर्थ क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, अर्थ बहुत ज्यादा सरफेस आपकी ठंडी हो चुकी है, ठीक है, ठंडी हो गई है, तो अगर आपकी सरफेस ठंडी हो गई है तो उसके ऊपर की एयर को भी वो क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, नॉर्मली आपका कंडक्शन ही मानो, ठीक है, कर देगी ना, जो जिसके साथ टच हुई है उस एयर को वो क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, तो ये ऊपर की एयर जो है वो क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, और उससे ऊपर आप चलते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या है, थोड़ी एयर वार्म है, उसके ऊपर की आपकी एयर क्या है, वार्म है, और उसके ऊपर आपकी वापस से टेम्परेचर जो है उसका मतलब हाइट के हिसाब से जो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए कोल्ड एयर, वो कोल्ड एयर है, ठीक है, सही बात है, मतलब कहने का मतलब जो सिर्फ ये इतना वाला एरिया है, ये किसकी वजह से हुआ है, विंटर में, क्योंकि आपका लैंड जो है वो क्या हो गया, कोल्ड है ना, क्योंकि लैंड कोल्ड हो गया उसकी वजह से उसके ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, ठीक है, ऐसे ही होगा, तो यहाँ पर एक और इफेक्ट है, मतलब ये एक और आपका एग्जाम्पल है किसका, टेम्परेचर इन्वर्जन का, ठीक है। अब 2-3 यहाँ पर टर्म्स आती हैं जिसको आप, एक तो यहाँ पे फॉग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक होती है जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रॉस्ट, है ना, आप बोलते हो फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ठीक है, एक चीज होती है उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, एक होता है फॉग, एक होता है स्मॉग, है ना, यही वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप देखो सारी चीजें एक्चुअल में है क्या, सारी की सारी क्या है कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में, उसका कंडेंसेशन, तो उसका किस हिसाब का कंडेंसेशन हुआ है उस हिसाब से वो आपको फिनोमिना मिलेगा कि फॉग है या फिर स्मॉग है या फिर फ्रॉस्ट है, ठीक है। एक और होता है मिस्ट, हल्का फुल्का, ठीक है, गरीबों का फॉग, ठीक है, गरीबों की फॉग क्या होगी, मिस्ट, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे वाला एयर का पैकेट जो क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है, नीचे वाले एयर का पैकेट ठंडा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि वो ठंडा है तो उस लेयर का जो टॉप है वो भी वार्म एयर के जो ऊपर वाला लेयर है उसके साथ टच हो रहा है, भाई ये ठंडा अगर हो गया तो ये यहाँ के जो एयर के पार्टिकल है ये एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, ये ऊपर वाली लेयर को भी थोड़ा थोड़ा ठंडा करेगा कि नहीं करेगा,
जब ये नीचे वाली लेयर ठंडी है क्योंकि ऊपर वाली वार्म एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा, ऊपर वाली वार्म एयर को भी क्या करेगी, ठंडा करेगी, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करने की कोशिश करेगी, इसीलिए यहाँ पर आपकी फॉग की फॉर्मेशन होगी। सेम चीज जब आपकी वार्म ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट के साथ मिल रही थी, हॉट और कोल्ड जैसे मिल रहे थे, वहां पर फॉगी कंडीशन डेवलप होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर कि अगर आपका एक ठंडा एयर का पैकेट है और उसके ऊपर क्या है, वार्म एयर है, तो वो जो ठंडी एयर होगी वो उस वार्म एयर को क्या करने की कोशिश करेगी, उसके मॉइस्चर को क्या करने की कोशिश करेगी, ठंडा कंडेंस करेगी। और जैसे ही उसका मॉइस्चर जो है कंडेंस होगा तो आपको फॉगी कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी। बात समझ आ गई? ठीक है ना? है कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। एक और चीज होती है, ड्यू। ड्यू भी होती है ना? होती है, ड्यू भी होती है। ड्यू क्या होती है? ड्यू तो मतलब सरफेस के ऊपर के वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ठीक है। ठंडी रात को जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आपको सुबह उठते हो ना, आपको ओस पड़ गई है, ठीक है। फॉग आपको समझ आ गई? फॉग समझ आई क्यों हो रही है? यहाँ का रिलेशन उधर जो है कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट आपस में मिल रही है, वहां पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी, इसलिए वहां पर भी फॉगी कंडीशन होती थी, ठीक है। एक चीज जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होती है? बर्फ का जमना, है ना। फ्रॉस्ट क्या होती है? बर्फ जम जाती है, ठीक है। लेकिन बर्फ जमने का फिनोमिना इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। वो किसी के ऊपर भी जम सकती है। फॉग जो है, फॉग ऐसे आपको, फॉग तो बाहर खुले में दिखती है ना, ठीक है। फॉग क्या है? हवा में दिखती है। फॉग क्या है? हवा में दिखती है। फ्रॉस्ट आपकी क्या है? मतलब कहीं पर भी दिख सकती है। गाड़ी के ऊपर आपके जो है जम गया, ठीक है, बर्फ जम गई, ठीक है। या फिर आपने कोई जैसे कुछ लगाया है घर पे, पेड़ पौधे, या उसके भी आसपास जो है बर्फ थोड़ी थोड़ी जम जाती है, ठीक है। वो क्या है? फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट बनने का कंडीशन सेम है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? कोई सुपर कूल्ड सरफेस, ठीक है। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही हवा टकराएगी तो वहीं पे ही आपके आइस का जो वाटर ड्रॉपलेट इतने ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे कि बर्फ की शेप ले लेंगे। बात समझ आ रही है? वो जो सरफेस है ना, वो इतना ज्यादा ठंडा है कि उसके ऊपर आपने जैसे ही कुछ रखा तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा कंडेंस हो गया, इतना ज्यादा कि हल्का हल्का वहां पर आपको फ्रॉस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रॉस्ट की कंडीशन क्या है? कोल्ड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड सरफेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई गाड़ी, कोई जैसे जैसे क्या होती है आपकी जो ये होती है, क्या बोल रहे हो? नॉर्मली जैसे मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो आपकी क्या होती है, क्रॉप्स, है ना। क्रॉप्स भी होती है ना, क्रॉप्स के ऊपर भी आप देखोगे ना सर्दियों के टाइम पे तो क्या होता है, नीचे का जो जगह होती है ना उसमें फ्रॉस्ट जमा हो जाती है, उससे फ्रॉस्ट की वजह से आपकी जो है खेती जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। कोहरा, कौन सा कोहरा? जम जाता है वो जो नीचे वाला, हाँ बिल्कुल वही है, सेम चीज, ठीक है। हम यहाँ पे लेकिन कोहरा तो उसको बोलते हैं फॉग को, है ना। यहाँ पे तो कोहरा हम फॉग को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, नॉर्मल आसान चीज है। और एक और चीज है जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉग। स्मॉग की भी कंडीशन यही है, फॉग वाली, ठीक है। पर उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल से ही आपका फॉग बनता है, डस्ट पार्टिकल नहीं है ना भाई। आप देखो एक चीज देखो, हाँ बिल्कुल, है ना। डस्ट पार्टिकल आपका चाहिए, डस्ट पार्टिकल के अराउंड ही कंडेंसेशन होती है, इसीलिए आपका फॉग बन रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्मॉग है उसमें क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, है ना। तो उसमें क्या है, वो वाले पार्टिकल सारे जो कि हमें नहीं चाहिए, जैसे ऑक्साइड्स, या फिर जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, है ना, ऐसे ही होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और जो दूसरी तीसरी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह हैं, ठीक है, वो सारी अगर आपके एटमॉस्फेयर उसके अराउंड अगर अब आपका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, तो वो क्या बनती है, स्मॉग, या फिर स्मोक है, बहुत ज्यादा धुआं पहले का था, पॉल्यूशन बहुत सारा पहले का था, ठीक है, और उसी में आपका क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, तो वो क्या बना देता है, स्मॉग। ऐसा ही है। फिर अलग अलग टाइप की, दो टाइप की आपकी स्मॉग होती है, ठीक है, दो टाइप की आपकी स्मॉग होती है। एक को क्या बोलते हैं, लंदन स्मॉग, ठीक है, तो दूसरे को क्या बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग, ठीक है। दो होती है, एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग होती है, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, नहीं पढ़ाऊंगा, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ठीक है। एक होती है क्लासिकल स्मॉग, ठीक है, और एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये नॉर्मल सी चीज है, आप इसको घर पे जाके पढ़ो। एक को बोलते हैं लंदन स्मॉग और एक दूसरी को
घर जाके इसको आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, ठीक है, पढ़ लोगे। टाइप्स ऑफ स्मॉग, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्मॉग पढ़ सकते हो घर जाके। ठीक है, तो यहां खत्म होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन और उसकी एग्जांपल्स। अभी सारी चीजें देख ली, अब ऊपर जाके हमने बादल कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन देख ली, बादल हमने फॉर्मेशन कैसी होगी वो देख ली। ठीक है, अभी क्या देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। एक्चुअल में बादल जो है उनके टाइप्स क्या है, अच्छा लिखना है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखने के लिए आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में यहां पर एक चीज लिखी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो एक जगह लिखा है लो, उससे ऊपर क्या लिखा है मिडल, और मिडल के ऊपर क्या लिखा है हाई। ठीक है, एक जगह लिखा है लो, एक जगह मिडल, एक जगह लिखा है हाई। फिर एक जगह लिखा है आपका स्ट्रेटस, कहीं लिखा है क्यूमुलस, कहीं लिखा है ऑल्टो, कहीं लिखा है सीरस, फिर कहीं लिखा है क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, एक जगह क्या लिखा है क्यूमुलो निम्बस। तो सबसे पहले आप कॉपी में एक चीज लिखो। ठीक है, जहां पे भी लिखा होगा स्ट्रेटस मतलब वो क्या है लेयर्स के अंदर। ठीक है, जहां पर भी कहीं लिखा होगा स्ट्रेटस वो क्या है लेयर्ड क्लाउड। ठीक है, लेयर्स फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स। ठीक है, जहां पर भी लिखा होगा स्ट्रेटस वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जहां पर भी लिखा होगा क्यूमुलस वो है इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। ठीक है, छोटे छोटे बॉल के रूप के अंदर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे आपको, वो आगे भी दिख रहा है। ठीक है, और जो दो चीजें होगी, क्या स्ट्रेटस क्या है लेयर, और क्यूमुलस क्या है बॉल। ठीक है, ठीक है, अब जहां पर लिखा होगा ऑल्टो, ठीक है, ऑल्टो का मतलब क्या होता है मिडल। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा होगा ऑल्टो, पहले उधर मत देखो, उधर मत देखो, उधर नहीं देखना है, कॉपी में लिखो पहले। जहां पे लिखा होगा ऑल्टो, ऑल्टो का मतलब क्या है मिडल। ठीक है, लिख लिया। और जहां पे लिखा होगा सिरस, सिरस का मतलब क्या है हाई, सिरस का मतलब क्या है हाई। ठीक है, तो लिखो सिरस, CIRRUS, सिरस, सिरस क्लाउड्स। और लास्ट एक चीज लिखो कॉपी में जिसको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, लास्ट एक चीज लिखो कॉपी में क्यूमुलो निम्बस। और क्यूमुलो निम्बस आपका जो टाइप का क्लाउड है वो आपका क्या है रेन बियरिंग क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलो निम्बस आपका जो टाइप का क्लाउड है वो क्या है रेन बियरिंग क्लाउड। ठीक है, ठीक है, तो जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या चेंज होगी फोटो, ये थी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप नीचे 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 एक क्लाउड है जिसका नाम क्या है स्ट्रेटस, लिखा है नीचे नीचे एक क्लाउड है जिसका नाम है स्ट्रेटस, मतलब वो क्या है लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके साथ में एक क्लाउड है जिसका नाम क्या है स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, नहीं उसके पहले आप दूसरा देखो, एक क्या है क्यूमुलस, वो क्या है मतलब बॉल शेप। ठीक है, क्यूमुलस क्या हो गया बॉल शेप। उन दोनों के बीच में एक क्लाउड है जिसका नाम क्या है स्ट्रेटोक्यूमुलस है। स्ट्रेटोक्यूमुलस मतलब बॉल की शेप में भी है और लेयर की शेप में भी है, तो दोनों चीजें समझ आ गई। उससे आप आ जाओ ऊपर, एक जगह आपका लिखा है ऑल्टो और स्ट्रेटस, मतलब लेयर की फॉर्म में है और मिडल वाला क्लाउड है। ठीक है, बात समझ आई, लेयर की फॉर्म में और मिडल क्लाउड, तो क्या बन जाएगा ऑल्टो स्ट्रेटस। अभी मिडल क्लाउड है और बॉल की शेप में है तो ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस बन गई बात। उससे ऊपर की तरफ आओ, एक जगह लिखा है सीरो और स्ट्रेटस, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड का क्लाउड और किसकी फॉर्म में लेयर की फॉर्म में है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लाउड और लेयर की फॉर्म में। और एक और चीज लिखा है सीरो क्यूमुलस, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड और बॉल की शेप में क्लाउड। ठीक है, और लास्ट इधर बड़ा सा बना है एक, ये क्या है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो कि आपका क्या होता है बारिश करवाने वाला क्लाउड। ठीक है, तो बारिश करवाने वाला जो भी क्लाउड होगा, जो कि क्या होता है दिखने में बारिश कराने वाले क्लाउड कैसे होते हैं डार्क कलर्ड। ठीक है, डार्क कलर्ड क्लाउड्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं क्यूमुलोनिम्बस
टाइप के क्लाउड, ठीक है। जब बारिश आ जाती है आपकी, आती है बारिश, तो एक ऊपर से आपको दिखता है ना बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली मतलब कहीं से आपको क्लाउड आते हुए दिखते हैं। तो वो जो रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं डार्क से कलर के, वो आपके लो लाइंग होते हैं एकदम नीचे। देखो ऊपर उसका बड़ा सा वो एरिया बना है, लेकिन नीचे सरफेस के हिसाब से आप देखो वो लो वाली साइड में आ रहा है, जहाँ क्यूमुलोनिम्बस लिखा है वो है कहाँ, लो। मतलब आपको छत से दिखता है कि बस आगे बादल एकदम आ रहे हैं ऐसे तैरते हुए, दिख रहा है। तो क्या होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड, और यही आपके क्या होते हैं, बारिश करवाने वाले क्लाउड्स, ठीक है। बात समझ आ गई। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ जरा क्या होता है, तो समझ आ जाएगी, बता पाओगे। ये बता पाओगे तो फिर चलो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में सबसे नंबर 1 की रेनफॉल है जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। नॉर्मली रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल कैसे होती है, नॉर्मल रेनफॉल मतलब नॉर्मल आपकी गर्मी ज्यादा है और इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और नॉर्मल आपकी बारिश होगी, यही होगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ऐसी होगी, ऐसी होती है कि नहीं होती। मम्मी बोलती है ना आज बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आज जो है बारिश होने वाली है ना, बोलती है कभी, किसी की मम्मी ने कहा है, नहीं कहा यार। ऐसे मम्मी बोलती है ना कि बस अब बहुत 3-4 दिन से बहुत धूप होगी, बस अब बारिश आने वाली, मतलब बहुत ज्यादा जो है लो प्रेशर अब बन रहा है धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, बस अब बारिश आने वाली है। तो क्या है, एक टाइप की कन्वेक्शनल रेनफॉल। सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव, वार्म एयर राइजेस, कूल्स एंड कंडेंसेस, फॉर्म क्लाउड्स और रेन कैन देन अकर, ठीक है। नॉर्मल टाइप की आपकी रेनफॉल, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो सेकेंड आपकी टाइप की रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ओरोग्राफिक रेनफॉल का ये आपको फोटो, ठीक है, ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल। अब क्या हो गया है कि एयर जो है अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो एयर क्या हो गई है, गर्म हो गई है, ऊपर की तरफ राइज करना चाह रही है, अभी ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो वहां पर उसको क्या दिख गया, कोई पहाड़, ठीक है, क्या दिख गया उसको, कोई पहाड़, ठीक है, कोई हाईलैंड भी चलता है, लेकिन नॉर्मली हम ओरोग्राफिक रेनफॉल किसके लिए यूज करते हैं, माउंटेन, ठीक है। तो बीच में उसको मिल गया माउंटेन, अब माउंटेन ने उसका क्या करा दिया, फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। माउंटेन क्योंकि खड़ा था, उसको जाना था और इसकी सामने जैसे मतलब ऐसे चल रही है और माउंटेन आ गया, तो इसने फिर इसकी वजह से ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये हवा जो है वो ऊपर की तरफ चलेगी। अब क्योंकि ये हवा ऊपर की तरफ गई है, तो वहां पर जाके ठंडी हो जाएगी और वहां पर क्या करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन किया, तो वहां पर क्या करेगी, बारिश, एक साइड बारिश करेगी और तो एक तरफ क्या करेगी, एक तरफ बारिश करेगी और जबकि दूसरी तरफ जाएगी तब तक उसके अंदर सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो गया होगा। दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ ठंडी हवा आएगी और बारिश नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ ठंडी हवा और नो बारिश, ठीक है। तो जिस साइड आपके बारिश पड़ती है वो वाला साइड माउंटेन का क्या होता है, विंडवर्ड साइड, ठीक है। क्या होता है, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। और जिस साइड आपकी ड्राई रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप, लीवर्ड साइड, है ना, लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो रीजन, ठीक है। या फिर देखो ऊपर लिखा है रेन शैडो रीजन, ऊपर लिखा हुआ है।
अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भाई आज जो है ये टाइप का जो साइक्लोन है वो उड़ीसा को टच होने वाला है, ठीक है। ये टाइप का साइक्लोन जो है आपका वेस्ट बंगाल को टच होगा या फिर तमिलनाडु को टच होगा या फिर गुजरात में आ जाता है। तो जो साइक्लोन है अपने साथ क्या है, बारिश लेके आता है। तो साइक्लोन जहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है, आप इस फोटो से कम ये तो समझ आ रहा है कि हवा जो है ऊपर की तरफ राइज कर रही है, हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है अगर, और नीचे अगर ओशन है तो इसका मतलब कि उसको खूब मॉइस्चर की सप्लाई मिल रही है। अगर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, नीचे आपका क्या है, ओशन है, खूब सारी उसको मॉइस्चर की सप्लाई है, तो बहुत भारी भरकम आपके cumulonimbus टाइप ऑफ क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और खूब आपकी बारिश भी होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आगे समझ, कोई डाउट? साइक्लोन नहीं पढ़ा अभी, सिर्फ साइक्लोन से होने वाली बारिश का एक टाइप, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। क्लाउड cumulonimbus नहीं होता है, बारिश का नाम वाले क्लाउड का नाम ही cumulonimbus, ठीक है, ठीक है। ये फोटो आपको क्या दिखाई, ये वाली जो आपकी टाइप ऑफ रेनफॉल है उसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। देखो FRONTEL, फ्रंटल रेनफॉल। ये जो आपके टाइप ऑफ रेनफॉल है उसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। ये जो टाइप की रेनफॉल है वो क्या है, फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो फ्रंटल रेनफॉल का मतलब हो गया। एक चीज है जिसको हमने बोला कि कुछ चीजें होंगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक जगह है जो है हीट सरप्लस रीजन, ठीक है, जो क्या था, ट्रॉपिक है ना, जो क्या था, इक्वेटर, ठीक है। और एक जगह पे जो था हीट डेफिसिट रीजन, ठीक है। और हीट डेफिसिट रीजन क्या था आपका, टेम्परेट रीजन, ठीक है। अभी क्योंकि आपके जो ट्रॉपिकल रीजन है वो हीट सरप्लस रीजन है, तो वहां पर क्या डेवलप होता था, लो प्रेशर, और वो थर्मली जो है रिड्यूस हुआ, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा हीट पड़ती है, तो अपने आप जो है टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है और अपने आप जो अभी अबव वर्टिकल जो है क्लाउड की फॉर्मेशन कर दी। जबकि जो आपका टेम्परेट रीजन होगा, जो आपका टेम्परेट रीजन होगा, तो टेम्परेट रीजन में आपका हीट डेफिसिट रीजन, मतलब आपकी एयर जो है वो क्या है, ठंडी है, और ठंडी हवा जो होती है वो क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है, क्योंकि वो भारी है, वो डेंस है, नीचे की तरफ क्या करेगी, डिसेंड करेगी। अब आप एक चीज मानो कि ये ब्लू वाला एरो है जहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडी हवा नीचे की तरफ क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, ठंडी हवा नीचे की तरफ क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक क्या फ्रंट की तरह काम करती है। फ्रंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फ्रंटल साइक्लोन पढ़ाऊंगा, एंटी साइक्लोन पढ़ाऊंगा, कब बताऊंगा। आप नॉर्मली एक चीज देखो कि वो ठंडी हवा उसकी नीचे की तरफ क्या कर रही है, सिंक कर रही है, और सामने उसको क्या दिख गया कहीं पे, वार्म एयर का फ्रंट, फ्रंट मतलब मास, मान लो कि बड़ा वॉल्यूम इसका वार्म एयर का क्या मिल गया, वार्म एयर का वॉल्यूम मिल गया एक फ्रंट में, ठीक है। तो दोनों का आपस में टकराएंगे, ठीक है। एक कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में जब टकराएंगे, तो ये जो कोल्ड एयर मास है ये वार्म एयर मास को क्या करेगा, फोर्सफुल अपलिफ्ट
ठीक है। तो अभी मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, कोई बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ी देर के लिए क्या बस करो क्या भाई, नहीं नहीं बाहर ही अभी छोड़ दो, देखो कम से कम देख कर जाओ ताकि मंडे में जब मिलेंगे तब आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए, ठीक है। फोटो क्या दिखाना चाहिए, फोटो दिखाइए कि अर्थ में अलग अलग टाइप की क्या है प्रेशर बेल्ट, अर्थ में क्या अलग अलग टाइप के प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो सेंटर में एक आपको दिख रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ये क्या है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन या फिर बेल्ट, ठीक है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, और वहां पर आपके क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है। और उसके ऊपर चले जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है सब पोलर लो प्रेशर, ऊपर भी दिख रहा है नॉर्थ में भी और सब पोलर लो, आपको नीचे साउथ में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में, ठीक है। और उसके ऊपर सबसे आप ऊपर चले जाओगे तो आपका क्या होता है सब पोलर लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है पोलर हाई, ठीक है। तो उसको मैंने आपके दिया नहीं है क्या होता है पोलर हाई, तो सबसे ऊपर भी होगा नॉर्थ में भी होगा कहाँ होगा साउथ में भी, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, साइड में आपको एयर का फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। जहाँ 0 डिग्री लिखा है ना, यहाँ से दिखा रहा है, तो ये क्या सेल बनाएगी, तो सेल का नाम होगा फेटी सेल, ऊपर जाएंगे तो सेल का नाम होगा फेटल सेल, ठीक है। अब वो सेल कैसे काम करते हैं और कैसे ऊपर जाके सिंक कर लिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं उसकी शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सलाह के ऊपर करूँगा फिर पैटर्न मजा नहीं आएगा, नई क्लास में ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसको आप ध्यान में रखना, तो मंडे को यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। और आप घर जाना, अगर आपके कोई प्रोग्राम नहीं है, अगर आपको घर जाके कोई बहुत आपके पास एंजॉय करने का टाइम कुछ है नहीं, घर पे अकेले बैठना है, थोड़ा टाइम मिलेगा, जैसे कल मिलेगा, घर जाके नोट्स को एक बार आपको हाँ कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही कुछ आपके नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्लास में आके मुझसे पूछिए, ठीक है, ठीक है। आप देखना जहाँ पर भी आपको दिखेगा ना, जो मतलब इसका ऑपोजिट में जो